साथियों नमस्कार। टेक लीगल एक्सपर्ट चैनल पर मैं फिर एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों आज का सबसे अहम सवाल, क्या सहारा निवेशकों का कब आएंगे अच्छे दिन? क्या सहारा निवेशकों के भी अच्छे दिन आएंगे या नहीं आएंगे? साथियों 2014 में जब से नई गवर्नमेंट, मोदी सरकार की गवर्नमेंट ने सत्तासीन हुआ तो लोगों को बहुत सारे ख्वाब दिखाया गया था। बोला गया था कि लोगों के अच्छे दिन आएंगे। अब अच्छे दिन आए या नहीं आए, कुछ लोगों के अच्छे दिन आए लेकिन अधिकांश लोगों के अच्छे दिन अभी तक नहीं आए। मैं मोदी जी से निवेदन करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि क्या आप सहारा निवेशकों के लिए अच्छे दिन लाने का प्रयास करेंगे। आज दिन तक आपके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला है कि हम सहारा निवेशकों का भुगतान दिलाएंगे या देंगे। दिलाएंगे तो कब तक दिलाएंगे, कैसे दिलाएंगे, कोई रोड मैप नहीं बनाया गया है। आखिर क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? कोई भी राजनीतिक दल सहारा निवेशकों के भुगतान दिलाने के लिए तत्पर नहीं है। कोई भी राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल निवेशकों का भुगतान दिलाने के लिए आगे नहीं आ रही है। इसका कारण देखिए बहुत बड़ा है। कारण कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी है। हम पहले भी बोल रहे थे, हम कई बार बोले थे सहारा एम्प्लॉइजों से बोले थे, सहारा के वर्करों से हम कई बार निवेदन किए थे कि आप लोग अपनी यूनिटी को प्रदर्शित कीजिए, अपनी एकता को जाहिर कीजिए, अपनी एकता को दिखाइए। जिस तरह से आप लोगों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में सबसे एकत्रित एक साथ भारी संख्या में जिस तरह से राष्ट्रीय गीत गाने का रिकॉर्ड अपने नाम बनाया है, उस रिकॉर्ड को दोहराने का समय आ गया है। आप लोग एकत्रित होकर आह्वान करें तो निश्चित रूप से सहारा निवेशकों का भुगतान भी हो गया होता। और सहारा संस्था जिसमें लगभग 11-12 लाख एम्प्लॉइज हैं, आज उन एम्प्लॉइजों का जो जीविकोपार्जन का साधन बिल्कुल समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया है। उनकी नौकरी लगभग ही समाप्त हो गई है, वह भी शायद मिल गई होती, क्योंकि यह बहुत ही जनहितकारी जनहित से संबंधित जुड़ा मुद्दा है। साथियों इस मुद्दे को आखिर किसी भी पार्टी के द्वारा इस पर कोई मुद्दा नहीं बनाया गया, कोई विचार या कोई विचार विमर्श करने को तैयार नहीं है कि क्या इस तरह का भी कोई निवेश है या कोई सहारा कंपनी है जो लोगों का पैसा लेके भाग गई है। इसका मुख्य कारण है कि सहारा संस्था में अधिकांशतः लगभग मान के चलिए कि 70 से 80% पैसा जो इन्वेस्ट हुआ है वह गरीब लोगों का है। अब गरीबों के लिए कोई कानून नहीं है, न तो उसका गरीबों का कोई साथ देने वाला है, न तो उनको कहीं से न्याय ही मिलने की उम्मीद है। क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार सुना है कि न्याय तो बिकता है, बहुत बार सुना है न्याय बिकता है। बहुत बड़े न्यायाधीश भी बोले थे कि अगर आपके जेब में पैसे न हो तो न्यायपालिका की ओर देखना भी जुर्म है। अब जो 70 से 80% गरीब निवेशक हैं, उनके पास पैसा तो है नहीं, पैसा नहीं है, यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, संस्कार नहीं है। वो बेचारे अपने दिन रात मेहनत करके अपना परिवार चलाने में व्यस्त हैं। अगर वह 1-2 दिन 3 दिन छोड़कर अगर इस कानूनी लड़ाई में उलझ जाएं तो उनके घर परिवार का चलना भी दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए कोई भी राजनीतिक दल इसको अपना मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि इसमें गरीबों का पैसा फंसा हुआ है। अब गरीबों को के साथ अगर आप न्याय कर देंगे तो फिर तो आपको पार्टियों को काम लगेगा। वोट तो उन्हीं लोगों से लेना है।
अमीर तो गरीबों का खून चूस कर ही बनना है। साथियों, मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति हमारे ही देश में ले लीजिए या अन्य देश में ले लीजिए, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे नेता हो, अफसर हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो बड़ा बना है तो सिर्फ और सिर्फ गरीबों का खून चूस कर ही बड़ा हुआ है। मैं मानता हूं कि सहारा इंडिया में जो गरीब लोग बेचारे अपना पेट काट काट कर निवेश किए थे, उनका पैसा मिलना जहां तक संभव है, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इसको ठंडे बस्ते में डाल दी है, या सरकार अब इस पर कुछ एक्शन भी लेगी तो शायद चुनाव के बाद लेगी, या कि जब न्यायपालिका का डंडा पड़ेगा तब शायद एक्शन लेगी। न्यायपालिका का डंडा पड़ेगा यह निश्चित है, लेकिन जैसा कि अभी कुछ दिन पहले एक पेपर में आया था कि 600 वकील चीफ जज जो है अपने देश के मुख्य न्यायाधीश, उनको पत्र लिख रहे हैं कि न्यायपालिका पर एक समूह का दबाव पड़ रहा है। इस तरह का पत्र लिखना ही काफी चिंतनीय मुद्दा है। अगर इस तरह से न्यायपालिका को अगर हम न्याय करने से विचलित कर दें तो यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक है। हालांकि जैसा कि हमारे संविधान में उल्लेखित है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तीनों अलग अलग हैं, तीनों का कार्य अलग अलग है, तीनों ही एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, तीनों एक दूसरे के कार्यों में व्यवधान पैदा नहीं कर सकते। इसी के अलावा एक हम चौथा स्तंभ के रूप में मीडिया को भी मानते हैं, जो लोगों के दुख दर्द को समाज के सामने लाता है, देश के सामने लाता है। लेकिन बहुत बड़ी चिंता की बात है कि आज मीडिया भी जिसकी स्थापना जिस उद्देश्य के पूर्ण करने के लिए हुई थी, उस उद्देश्य से भी पीछे चला गया है, अपना हाथ पीछे हटा लिया है। क्योंकि मीडिया को 11-12 लाख एम्प्लॉइजों का नौकरी के लिए प्रश्न उठाना चाहिए। 11-12 करोड़ जो गरीब निवेशक हैं, जो 10-10, 55 रुपए पर डे करके 100-100, 200 रुपया महीना करके पैसा सहारा में जमा किए हैं अपने उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी मांग उठाना चाहिए। अगर यह राष्ट्रीय मीडिया या जो टेली मीडिया है, टीवी पर जो आते हैं, वो उन बड़े जो घराने के हैं, उनके द्वारा अगर इस मुद्दे को उठाया गया होता तो शायद अब तक में सहारा निवेशकों का भुगतान मिल गया होता। लेकिन बहुत दुख की बात है कि आज मीडिया भी अपने परम कर्तव्य से भटक गई है, वह भी किसी न किसी के दबाव में आ गई है। और न्यायपालिका के ऊपर जो कि सब लोगों का विश्वास है, उसके ऊपर देख ही रहे हैं आप लोग कि 600 वकील पत्र लिख रहे हैं। यह बहुत गंभीर मुद्दा है। सरकार को जनहितैषी होना चाहिए, समाज सेवी होना चाहिए। समाज में जिन लोगों को जो कठिनाई है, जो समस्या है, उन कठिनाई और समस्याओं से निजात दिलाने का प्रयास करना चाहिए। ये परम कर्तव्य है सरकार का। सरकार का परम कर्तव्य है कि वह लोगों को न्याय दिलाए। सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि वह लोगों के रोजी रोटी या खाना पीना का व्यवस्था करे। राजा का जो मुख्य कार्य होता था, राजा का कार्य यही होता था कि वह लोगों के साथ न्याय कर सके, किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण न कर सके। लेकिन आज जो हमारे देश में लोकसभा चुनाव हमारे सर के निकट है,
लगभग अगले माह चुनाव होने वाले हैं, लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे देश में भ्रष्टाचार हो गया, रिश्वतखोरी हो गया, बेरोजगारी हो गया, गरीबी हो गया, चरम सीमा पर है, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है मोदी जी की गारंटी पर, अच्छे दिन पर। अब मोदी जी गारंटी दे रहे हैं तो क्या सहारा निवेशकों को गारंटी देंगे? सहारा निवेशकों का पैसा दिलाने वाले एक संस्था के द्वारा तो कई बार बधाई भी दिया जा चुका है, मोदी जी को बधाई दिया जा चुका है, अभिनंदन किया जा चुका है, धन्यवाद ज्ञापित किया जा चुका है। लेकिन ये धन्यवाद, अभिनंदन, बधाई कब दिया जाता है, यह शायद उस संस्था को मालूम है या नहीं मालूम है, या दिखावा कर रही है। भाई, अगर आप किसी को धन्यवाद देंगे तो काम होने के बाद धन्यवाद दिया जाता है। अगर कुछ रिलीफ मिले तब आपको धन्यवाद दिया जाना चाहिए, बधाई दिया जाना चाहिए। आज दिन तक जिस कानून के तहत आप डफली पीट रहे हैं पूरे देश में, और 2022-23 से ही मिशन भुगतान की यात्रा आप चालू कर रहे हैं पूरे देश में, उस मिशन भुगतान के तहत एक व्यक्ति का आप नाम बता दीजिए जिसका भुगतान मिला हो। अगर एक व्यक्ति का भुगतान उस कानून के तहत नहीं मिला तो आप किस बात की बधाई दे रहे हैं? यह सबसे ताज्जुब वाली बात है। यानी कि जो भी संस्था निवेशकों का भुगतान दिलाने के लिए प्रयत्नशील रही हैं, उन संस्थाओं के द्वारा भी अपने लालच में आकर उस आंदोलन, उस मूवमेंट को गलत दिशा में मोड़ दिए। इसका खामियाजा हम आज निवेशकों को भुगतना पड़ रहा है। एक संस्था के द्वारा यह भी बोला जा रहा है कि हम निवेशकों की बात कोई नहीं सुन रहा है, इसलिए हम आगामी चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे, हम वोट नहीं डालेंगे, नोटा का प्रयोग करेंगे। तो मेरा मानना है कि आपका वोट का बहिष्कार करने से या वोट नहीं डालने से कुछ होने वाला नहीं है। बहिष्कार करेंगे, कितने लोग करेंगे? ऑलरेडी नोटा पर कुछ ना कुछ प्रतिशत मत पड़ता है, तो नोटा पर अगर कुछ अधिक प्रतिशत मत पड़ भी जाए तो उससे सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जो प्रत्याशी अच्छा है, जो योग्य है, जो समाज सेवा में जुड़ा हुआ है, लोगों के दुख से द्रवित होता हो, जो रिश्वत न लेता हो, जो जिसकी छवि साफ स्वच्छ हो, जो निर्दाग हो, जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल ऑफेंस न हो, क्रिमिनल अपराध न हो, आपराधिक पृष्ठभूमि से दूर रहा हो, ऐसे व्यक्तियों को आप लोग विजयी बनाएं, वोट दें। और ये विरोध या बहिष्कार करने से हम निवेशकों का भुगतान होने वाला नहीं है। हाँ, मैं निवेदन जरूर करूंगा कि मोदी जी को अपने एजेंडा में इस चीज को अवश्य रखना चाहिए कि अगर हमारी सरकार आगामी सत्र में बनती है तो मैं निवेशकों का भुगतान हर हाल में दिला के रहूंगा, ब्याज सहित दिला के रहूंगा, पाई पाई दिला के रहूंगा। यह मोदी जी को अपने एजेंडा में शामिल करना चाहिए। लेकिन हम लोगों के यूनिटी और एकता में की कमी के कारण इस एजेंडा को कोई भी राष्ट्रीय दल अपने घोषणा पत्र में शामिल करने नहीं जा रही है। इसमें हम लोगों से बहुत चूक हुई है। हम लोग मानते थे कि 2024 के पहले पहले हम लोग शायद सरकार को झुका देंगे और सरकार को यह आश्वासन देना होगा, लेकिन इस आंदोलन में, हम लोगों का जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में सरकार के किसी नुमाइंदों ने सुलह समझौता कराने का प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पे संख्या बल बहुत ही नगण्य था, संख्या था ही नहीं, और जो भी 2-4 लोग थे वो पुलिस बल के द्वारा कुचल दिए गए। हालांकि हम पहले ही बोले थे कि हम लोगों का रास्ता गलत है, हम लोग संख्या एकत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि सहारा में जिन लोगों का पैसा फंसा है वो अधिकांशतः गरीब लोगों का पैसा फंसा है।
अब गरीब लोग अपना काम धंधा छोड़ के दिल्ली में या लखनऊ में आंदोलन धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते। मेरा मानना था कि जो इनके मसीहा हैं, जो संस्था प्रमुख हैं, जो दावा करते हैं कि हम निवेशकों का भुगतान दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं, दिलाएंगे, उन लोगों से निवेदन था कि आप लोग सरकार को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, पुलिस के हायर अधिकारियों, अफसरों को पत्र लिख के आमरण अनशन का ऐलान करें। अगर आमरण अनशन पर बैठे होते तो निश्चित रूप से 10 से 15 दिन में इसका कुछ न कुछ समाधान स्पष्ट रूप से निकल गया होता। लेकिन हमें लगता है कि जो संस्थाएं बनी हैं सहारा निवेशकों का भुगतान दिलाने के लिए, वह संस्थाएं सिर्फ अपनी छवि प्रचारित करने में लगे हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हो जाएं। अब और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इन लोगों का जो आंदोलन मूवमेंट है वो राजनीति से भी प्रेरित है। राजनीति में अपने आप को प्रख्यात होने का कोशिश करने में लगे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य निवेशकों का भुगतान दिलाना नहीं है, जैसा कि इस आंदोलनों से लगता है। नहीं तो निश्चित रूप से आमरण अनशन की तैयारी किए होते और लोगों को बोले होते कि आप लोग एकत्रित मत होइए, हम लोग आमरण अनशन कर रहे हैं, और आमरण अनशन पर बैठे होते तो निश्चित रूप से कोई भी सरकार आप लोगों को मरने तो नहीं देती। और जब मरने नहीं देती तो निश्चित रूप से आप लोगों से वार्ता करना ही पड़ता सरकार को। सरकार के मंत्री आप लोगों से वार्ता करते, आप लोग सरकार से अपना मांग रखते कि हमारी ये मांग है, आप हमारी मांगों को कितने दिन में पूरा करेंगे, कब पूरा करेंगे। लेकिन इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया, जिससे हम लोगों का आंदोलन भी असफल हो गया। अब रही बात न्यायपालिका की ओर है। न्यायपालिका में तो हम लोगों का आस्था विश्वास हमेशा से है और रहेगा, लेकिन न्यायपालिका की भी छवि को धूमिल करने के लिए सरकार या कई सारे लोग लगे हुए हैं। अब न्यायपालिका की छवि धूमिल इसलिए हो रही है कि तमाम पेंडेंसी आज न्यायालयों में पड़ी हुई है। अब पेंडेंसी दूर करने के लिए क्या चाहिए? पेंडेंसी दूर करने के लिए हमें जजों की संख्या बढ़ानी चाहिए, हमें न्यायालयों की संख्या बढ़ानी चाहिए, हमें कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए। लेकिन इस ओर सरकार अपने घोषणा पत्र में वादा करके भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अगले बार 2018 का आप घोषणा पत्र देख लीजिए, उसमें स्पष्ट रूप से वादा किया गया था कि हम लोगों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय प्रदान कराने का प्रयास करेंगे, लोगों को समय सीमा के अंदर हम न्याय दिलाएंगे। तो समय सीमा के अंदर न्याय दिलाने के लिए क्या प्रयास किया गया वर्तमान सरकार के द्वारा? कोई प्रयास अगर किया गया हो तो बताइए। जजों की संख्या क्या बढ़ाई गई? भाई आज एक एक न्यायालय में एक एक दिन के हेयरिंग में अगर 400-400, 500-500 केस लिस्ट हो रहे हैं, तो 500 केस अगर लिस्ट हो रहे हैं तो कितने केसों में जजमेंट हो पाएगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। एक प्रकरण की अगर गवाही चालू होती है, जैसे मान लीजिए सिविल केस हो गया, तो सिविल केस में अगर वादी की गवाही चालू होती है तो वादी की गवाही कम से कम 1-2 दिन तो वादी की गवाही चलेगी। पहले चीफ होगा, फिर जीरा होगा, फिर वादी दूसरा साक्ष्य देगा, फिर प्रतिवादी साक्ष्य में लगेगा। तो न्यायालय एक है, प्रकरण 500 पेंडिंग है। गवाही अगर हो रही है, साक्ष्य हो रहा है, तो एक ही हो सकता है। अधिकतम हम 2 मान सकते हैं। एक जज है तो मान लीजिए 2 गवाही अपने पैरेलल में कर सकते हैं। अब 2 से 500 केसों में गवाही क्या संभव है? कदापि संभव नहीं है।
लेकिन अगर उन्हीं जज साहब के पास 50 केस लिस्ट होते पर डे, तो निश्चित है कि 50 केस में 10 केस में तो साक्ष्य हो ही जाते, 10 में हो जाते तो 2-3 हेयरिंग में उसका जजमेंट हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। आज बड़े बड़े शहरों में देख लीजिए आप, कितने केस एक एक जज के यहां लिस्ट हो रहे हैं, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो सरकार खुद नहीं चाहती कि लोगों के साथ न्याय हो, तो इसमें न्यायपालिका के हाथ में तो कोई अधिकार है नहीं। न्यायपालिका इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ा नहीं सकती। न्यायपालिका जजों की अगर नियुक्ति भी कर देगी, तो जब बैठक व्यवस्था नहीं है, बैठक व्यवस्था बनाने का, कोर्ट बिल्डिंग बनाने की जिम्मेदारी तो सरकार की है, इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया सरकार नहीं करा रही है, तो जजों की भर्ती अगर न्यायपालिका कर भी ली, तो जज बैठेंगे कहां, कहां फैसला करेंगे? तो निश्चित रूप से इसमें सरकार दोषी है। और सरकार से हम लोगों को पूछना चाहिए कि आपने जो एजेंडा में लिखा था उस एजेंडे को भी फुलफिल नहीं किए। आज पूरे देश में करोड़ों केस पेंडिंग हैं। आज एक एक केस 40-40, 50-50 साल से पेंडिंग है। तो यह पेंडिंग क्यों है? क्या यही न्याय है? लेकिन हम लोग चुनाव के समय वही दारू मुर्गा में बिक जाते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग दारू मुर्गा में मत बिकें, और सरकार के नुमाइंदों से जो प्रचार करने आते हैं उनसे यह प्रश्न रखें कि सहारा के करोड़ों निवेशक जो अपना पेट काटकर पैसा जमा किए थे, आप उनका भुगतान कब दिलाएंगे, कैसे दिलाएंगे? तभी हम लोगों का भुगतान हो सकता है। मोदी जी के प्रोग्राम में जाएं, मोदी जी से भी प्रश्न पूछें। बड़े बड़े जो प्रचारक हैं उन प्रचारकों से पूछें, नेताओं से पूछें, ताकि गरीबों के साथ न्याय हो सके। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।